जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। हाईकोर्ट असिस्टेंट की एक वैकेंसी आपकी आई हुई है। 7 मार्च फॉर्म भरने का लास्ट डेट। हालांकि ये ऐसी वैकेंसी है, नंबर ऑफ सीट्स हमेशा से कम रहती है। बनिस्पत आप सिविल कोड का तुलना करेंगे तो सीट कम ही होगा, क्योंकि पोस्ट का ये एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है। और सभी कोई उम्मीद करते हैं कि अगर जिसका बीपीएससी में भी नहीं होता है तो इस पोस्ट के लिए ललायित रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पिछले बार की बात हम करें तो इंग्लिश का वहाँ पर अलग इम्पोर्टेंस था। क्वेश्चन भी जो पिछले बार पूछा गया था कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में ही पूछा गया था। और इस बार तो क्वेश्चन जिस तरह का पूछा जाएगा उसको बाइलिंगुअल कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा राहत यहाँ पर होगा। लेकिन जिस भी बच्चे का इंग्लिश प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप पर अच्छा पकड़ हो, निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं हाई कोर्ट असिस्टेंट की। और अगर सब्जेक्ट की और सबसे बड़ी बात है, इसमें फ़ी भी 1200 रुपया लग रहा है। तो जो सक्षम है, जो अपने को इसके लायक एलिजिबल समझते हैं, निसंदेह वो फॉर्म भरें, नहीं तो आपका सिविल कोड है ही। और जब फॉर्म भरेंगे तो पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ आपको लगना होगा, क्योंकि बहुत आसान नहीं होगा इतने कम सीट में अपना पकड़ बनाना। इसलिए पीटी से लेकर के रिटन तक और इंटरव्यू तक आपको उतना ही ज़्यादा मेहनत करना होगा। और इसी सिलसिले में अभी आज से हमारा एक बैच स्पेशली इसी के लिए हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सब का सब्जेक्ट का अलग वेटेज है। और जिसमें कि इंग्लिश 25 मार्क्स का पूछेगा, और जनरल अवेयरनेस यानी जीएस 25 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स का, और हिंदी और कंप्यूटर, हिंदी 15 मार्क्स का और 10 मार्क्स का कंप्यूटर भी इस बार पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि एक एक मार्क्स का उतना ही महत्व है। पॉइंट में भी आप अगर आपका मार्क्स कम हो जाता है तो हो सकता है कि आप मेरिट से बाहर चले जाएं। इसलिए आज से बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच में खासियत ये है कि इसको दो तरीके से हम किए हैं। एक तो कम्बो पैक इसका बना है, सारे सब्जेक्ट को मिला करके 699 रुपये में पूरा सब्जेक्ट आपका इसमें पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को इंडिविजुअल कोई पेपर में प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअल भी इसमें अलग अलग भी इसका पैकेज बनाया गया है। 199 ईच करके ये पैकेज है। तो अपने हिसाब से आप इस पैकेज को द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि समय भी बहुत कम है, 30 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना है। तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए निश्चित रूप से हम थोड़ा फास्ट भी होंगे, क्योंकि बहुत स्लो हम चलेंगे तो पता चलेगा कि आपका कोर्स ही समाप्त नहीं हो पाया। और इसमें सारे प्लेटफॉर्म के अनुभवी टीचर हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हिंदी के शुक्ला सर अभी हमारे साथ में हैं, और शुक्ला सर अभी हिंदी का एक डेमो वीडियो भी आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सिलेबस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर भी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद उपयोगी ये वीडियो होगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। तो सारांश में यही है। तो हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुक्ला सर हिंदी प्रारंभ करें। और शुक्ला सर चूँकि 22 साल का इनका अपना अनुभव रहा है, तो इनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। मैं विनोद शुक्ला, प्लेटफार्म अभी अभी सर ने आपको सारी बातें बता दिया, किस तरीके से बैचेस चल रहे हैं, यहाँ किस तरीके भी हैं और कैसी शिक्षाएं दी जाती हैं। तो मैं अब बहुत ही बात ना करके मैं अपने विषय पर आता हूँ कि हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ें, जो 15 नंबर्स के मार्क हैं, वह हिंदी में क्या चीज़ें पूछी जा रहे हैं और उसको हम कम समय में कैसे उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। और कुछ 60 ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो कहने का मतलब आपको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे और उससे इतर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हर टॉपिक के कुछ क्या एक निश्चित क्वेश्चन भी होते हैं, उसी टॉपिक से उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हम कम समय में आपको सारे प्रश्न आपको बताएंगे कि किस तरीके से, और कुछ हम प्रश्न भी लेकर के आए हैं, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें इस तरीके के जो सामान्य आप व्याकरण पढ़ते हैं, इसमें वाच्य दे दिया गया है,
वाच्य परिवर्तन जो कथन है कि हम क्या करते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का रूपांतरण हम कैसे करते हैं। और सबसे तो काल के विषय में इसमें पूछा गया है कि हम काल से संबंधित चीज सीखेंगे। तो कारक के जो चिन्ह दिए गए हैं, सामान्य कारक तो नहीं, इस तरीके से पूछे जाएंगे कि जैसे कर्ता का चिन्ह है, कर्म का को है, ऐसी चीज नहीं होंगी। अगर वाक्य में कारक कारक पूछे जाएंगे तो थोड़ा आपको विधिवत रूप से उसको का अध्ययन करना होगा। तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि है, वाच्य है, कारक है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, वर्तनी दोष है। ये सारी चीज़ें आपसे मतलब ये जितने व्याकरण में होते हैं कोई चीज़ नहीं गई हैं, और सारे व्याकरण आपको सामान्य व्याकरण है वह पूरा पूछे जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, बताई जाएंगी और उसको समझाया जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि किस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं, उसको मैं अभी आपके सामने उस प्रश्न का विश्लेषण करता हूँ। अब आप देखिए सिलेबस में आइए, सिलेबस का विस्तार करते हैं कि यह लिखा गया है निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, आपको दिए गए हैं निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, गद्यांश है, वाक्य विन्यास है, शुद्ध वर्तनी है, समानार्थी है, विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इसमें शब्द रूपांतरण है, संज्ञा है, लिंग है, वचन है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कारक है, वाच्य है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य। मैंने आपको ये बताया कि जितनी चीज़ें दी गई थी एक व्याकरण में होती, हिंदी व्याकरण, हिंदी पूरा व्याकरण आपसे पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण आपसे पूछा जाएगा। माने हिंदी व्याकरण में कोई चीज़ की क्या होगी, अछूती नहीं होगी, सारी चीज़ें आपसे पूछ जाएंगी। तो कुछ चीज़ें आप क्या करते हैं, जैसे उपसर्ग आप क्या किए हैं, ये प्रायः आप पढ़ते हैं उपसर्ग। प्रत्यय भी आप पढ़ रहे हैं, प्रत्यय भी ये चीज़ें क्या होती हैं, लास्ट में जुड़ती हैं, उपसर्ग पहले जुड़ता है। समास, ये भी चीज़ें कुछ आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। विशेष रूप से परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, जैसे एसएससी जी है, पुलिस भर्ती है, दरोगा है, ये सारी चीज़ पूछा जाता है। तो जो लोग पहले से इसकी तैयारी करते हैं तो उसकी जानकारी थोड़ा होती है। इसमें मेजर पॉइंट क्या हो जाता है, वाच्य। वाच्य के बारे में विशेष रूप से हर परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमें क्या करना होगा, वाच्य पर ध्यान देना होगा। जैसे कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है और भाववाच्य है, कर्मवाच्य हैं। ये तीन वाच्य होते हैं, माने कहने के ढंग क्या होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। कारक दिया गया है, कारक के भी प्रयोग आपसे कर्ता के कर्म के करण क्या चिन्ह, संप्रदान के अपादान से अर्थ में तरीके आपसे आएंगे। थोड़ा सा आपको कारक पर भी ध्यान देना होगा। सब पर क्रिया विशेष क्या है, ये क्रिया विशेष कहा गया, ये है क्या, अव्यय, ये अव्यय क्या भेद है, ये विशेषण है, ये सर्वनाम है और ये तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जितनी दी गई हैं इसमें दो तीन चीज़ों पर हमें भी ध्यान देना देना तो सब पर होगा। अब यहाँ इससे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसी इतने कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं होगी, लेकिन यह है कि इन सब की आपको सामान्य जानकारी तो चाहिए। इस वचन भी पूछे जाते हैं,
कुछ चीज़ें एक वचन में होता है कौन, जैसे प्राण है, दर्शन है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। हस्ताक्षर कॉमन वर्ड हैं, कॉमन शब्द हैं बारे में। निबंध लेखन की प्रक्रिया है कि निबंध हम क्यों, निबंध क्या चीज़ है, क्या है एक संगठित गद्य की, क्या है एक रचना है, लेखन का हम अभ्यास कैसे कर आता है। तो एक तो क्या होता है निबंध भावना क्या होती है, आप क्या नई चीज। निबंध की तीन चीजें होती हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना निबंध के मुख्यतः तीन ही अंग होते हैं। प्रस्तावना से हम भूमिका कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं, अलग अलग शब्दों में क्या करते हैं, नाम देते हैं। अर्थात क्या है, प्रस्तावना में जिस विषय वस्तु पर, जिस विषय पर आप लिखते हैं उसका क्या करते हैं, मतलब आप साधारण रूप में जाने परिचय। प्रस्तावना मीन्स क्या होता है, परिचय। तो आपको जिस टॉपिक पर दिया जाएगा लिखने के लिए, आप उसका थोड़ा परिचय, भाई आप कहीं जाते हैं साक्षात्कार में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपना परिचय। तो अगर निबंध लिख रहे हैं, निबंध में लिखना क्या है कि आप क्या है, जिस तक दिया गया है उसी का परिचय दे दीजिए। उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज होती है इसमें विषय विस्तार। विषय विस्तार, विषय विस्तार। अब आप विषय में जो आपका शीर्षक है, आपने उस शीर्षक का परिचय दे दिया, और उसका परिचय देने के बाद क्या करते हैं, उस विषय का विस्तार कर। अलग अलग चीज़ें होती हैं, कोई समाचात्मक निबंध होता है, तो कोई आलोचनात्मक निबंध होता है। तो इसमें क्या होता है, विषय का परिचय देने, विषय का विस्तार करते हैं। लिख रहे हैं, मान लीजिए बेरोजगारी पर लिख रहे हैं, बेरोजगारी के कारण क्या, उपाय क्या। यहाँ से आप क्या करें, पहले बेरोजगारी का उसमें परिचय दे दें, उसके बाद उसका विस्तार करेंगे कि उसके कारण क्या है, उपाय क्या है। तीसरी बात क्या आती है, संहार, उपसंहार, और यहाँ क्या है, परिचय। यही चीज, यही मुख्यतः निबंध में तीन ही चीजें होती ही हैं कि एक तो परिचय होता है जिसे आप क्या कहते हो, प्रस्तावना। इसके बाद दूसरा अंग होता है निबंध का विषय विस्तार। हम क्या करते हैं, पहले परिचय देते हैं, उसके बाद विषय का विस्तार कहते हैं। इसके बाद हम क्या कहते हैं, उपसंहार। उपसंहार का मतलब, अब आप क्या जानते हैं, मेरे समझ से जो उपसंहार का अर्थ है, ते निबंध का सारांश। उपसंहार मीन्स होता है, आज से जान लीजिए अगर न जानते हो, उपसंहार में क्या होता है, पूरे निबंध का सार। माने निबंध का सार, आप ऐसे समझें साधारण भाषा में, निबंध का सार। निबंध के सार को ही हम क्या कहते हैं, उपसंहार। उसमें क्या करते हैं, आप अपना व्यू, अपना दृष्टि, उसमें क्या परिवर्तन होने, आप स्वयं के विचार, आपके स्वयं के सुझाव भी आप क्या होते हैं, स्वयं के सुझाव आपको लिखने होते। तो इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको कोई भी निबंध आ गया, आप उसका परिचय दीजिए, निबंध का विषय विस्तार करिए, क्रम से करिए। उसके बाद उपसार जो क्या होता है, अपना दृष्टि होता है, पूरे निबंध का सार क्या है, और लास्ट में आप क्या करते हैं, दृष्टि। आज से यह जान लीजिए कि निबंध का जो संहार होता है वह पूरे निबंध का सार क्या है, उसी चीज को हम लिखते हैं।
इसके बाद देखिए पत्र आता है कि हम पत्र का लेखन कैसे कर, क्योंकि धीरे धीरे लोग पत्र, कोई भी सरकारी कार्य है बिना, तो हम किस तरीके से सरकारी या ऑफिस कार्यालयों, आप कैसे प्रार्थना काम के, वो सारी चीज आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू। अगर आप मान लीजिए आप फार्म भरते हैं तो इतने अनभिज्ञ नहीं होंगे। इसमें अगर आप जो फार्म भरेंगे वह इतने अनभिज्ञ कि अपठित गद्यांश क्या है, वाक्य विन्यास क्या है, वर्तनी शब्द क्या है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जो आप सही ढंग से नहीं जानते हैं, का सरलीकरण कर दिया जाएगा। संबंधित विवरण आते हैं, वर्तनी के प्रायः पूछ आते हैं। वाक्य की रचना, वाक्य विन्यास में वाक्य की सारी चीज, समानार्थी बराबर आप पढ़ रहे हैं, अगर परीक्षा दे रहे हैं तो क्या है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरा है, लोक है, लिंग है। अब हिंदी में सबसे क्या होता है, कठिन कार्य क्या है, लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण क्या होता है, संज्ञा के आधार पर ही। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो आप पढ़ते हैं, जैसे लिखा गया जहाज, लिखा गया कि आप बताइए जहाज क्या है, पुलिस है कि जहाज उड़ती है कि उड़ता है, लिंग हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसका प्रयोग, तो ऐसे कुछ शब्द हों प्रतियोग, ऐसे लिंग वाले शब्द आपको आपको कहीं भी प्रकार की समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होगी। आइए मैं देखता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने कुछ आया हूँ। इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का वाक्य नहीं है। थोड़ा आपका स्टैंड क्या होगा, तो दिया गया है अधिकरण कारक का चिन्ह नहीं है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, घर के भीतर बैठो, कमरे के अंदर आओ। अब आप देखिए, अगर आप क्या करेंगे, जो सामान्य परीक्षाएं देते के आधार पर कि का है, की है, ने है, अगर उसके आधार पर आप क्या करेंगे, कारक खोज करेंगे, तब तो आपको वो चीज़ें बता देंगे कि आपको दिया गया जैसे पेट के वास्ते, यह पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, यह अधिकरण कारक वाक्य नहीं है। और जितने भी दिए गए हैं सारे झगड़ा मेरे और मध्य, जब मध्य में हो, बीच हो, अंदर हो, बाहर हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। देखिए, कमरे के अंदर आओ, कमरे के भीतर बैठो, में चिन्ह, अधिकरण के चिन्ह क्या है, में, लेकिन यहाँ पर में चिन्ह नहीं लगा। आप देखिए, यहाँ पर अगर चिन्ह न लगे हों तो आप कैसे पकड़ लेंगे कि वह किस कारक के अंतर्गत आएगा। अगर अधिक कारकों के चिन्ह न लगे हों तो आप कैसे पकड़ेंगे। आपको एक सामान्य अधिकरण के चिन्ह बता दिया जाता है कि में और पर का अधिकरण कारक के चिन्ह, कहीं पर में और पर नहीं लगे हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें से अधिकरण कारक का वाक्य कौन नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया, जब आपको ये जानकारी होगी कि भीतर, अंदर, मध्य में अगर आते हैं तो वो भी क्या होते हैं, अधिकरण कारक से। तो यहाँ लिखा गया पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, यह लिए वास्ते का मतलब के लिए यहाँ संप्रदान कारक हो गया। ये क्या हो गया, संप्रदान कारक, वास्ते संप्रदान कारक हो गया। माने हेतु के अर्थ में क्या होता है, संप्रदान कारक होता। तो इस तरीके के प्रश्न आपको ध्यान में रखने होंगे।
दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मैंने पत्र लिखा को कर्मवाच्य में, को का कर्म यहाँ दिया गया है। मैंने पत्र लिखा का कर्मवाच्य क्या होगा? अब आप देखिए वाच्य में आपको क्या करना है कि कर्म में, माने कर्मवाच्य में क्या है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, तो आप कैसे बदलें? कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो आप कैसे बदलें? लिखा है मैंने पत्र लिख लिया, मैंने पत्र लिख लिया, मैंने पत्र लिख लिया, पत्र मैंने लिख लिया, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया। सही आंसर क्या होगा? मुझसे पत्र लिखा गया। अब आप ये जानें कि जैसे द्वारा का प्रयोग होता है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है? नहीं। यहाँ क्या लिखा गया? मुझसे पत्र लिखा गया, मैंने पत्र लिख लिया। यह वाक्य में देखिए, वाक्य में कर्ता भी दिया गया है, कर्म भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म को पहले ले आ देंगे तो वह कर्मवाच्य हो। तो आपको से या द्वारा लिखा, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, लेकिन सही आंसर क्या होगा? मुझसे पत्र लिखा गया। तो आपको थोड़ा सा कारक और अच्छे ढंग से पढ़ने होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आ सकते, आपको सीधे नहीं लिखा रहेगा कि थोड़ा परीक्षा का जो स्तर है, आप जिस परीक्षा को दे पा रहे हैं उस स्तर को मान के हमें उस तरीके के प्रश्न को हल करने हों। आगे देखते हैं, काल। काल ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि यह वाक्य वह जाता है तो वर्तमान काल हो गया, वह पढ़ता था तो भूतकाल हो गया, वह पढ़ेगा तो भविष्य। ये चीज़ें नहीं पूछी, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपको इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आसन्न भूतकाल का वाक्य क्या है? भूतकाल 6 प्रकार के, काल हिंदी क्या होते हैं? 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो आसन्न भूतकाल क्या होगा? अब देखिए, तू देखा गया, वह देखा गया होगा, मैं देखा जाता हूँ, मैं देखा गया हूँ। अब आप देखिए, मैं देखा जाता हूँ, ये भी गलत है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अब आगे क्या होगा? मैं देखा गया हूँ, अभी अभी की बात हो रही है, वहाँ क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। तो आप क्या लिखेंगे? वह देखा गया होगा और मैं देखा गया हूँ अभी अभी। तो यहाँ वह देखा गया होगा, यह संभाव्य हो गया, संभाव्य, संभाव्य भूत हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना था? आसन्न भूत। माने आसन्न का मतलब कि क्या है? निकट में, काल के ही निकट में। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखिए, जो काल दिया गया है, काल जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन काल से आते हैं। इसके बाद दिया गया आगे का क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए, संधियां भी दी गई हैं, तो संधियां साधारण इस तरीके की संधि नहीं आएंगी। मनोरथ पूछा गया कि आप बताइए मनोरथ में कौन सी संधि है? तो मनोरथ में क्या है? बताया जाता है कि यह ए ओ आर क्या होते हैं? ए ओ आर सामान्य रूप से बता दिए जाते हैं कि पर है, ए ओ आर क्या होते हैं? गुण। तो वो तो आया हुआ है, वो आया हुआ है, लेकिन गुण नहीं हुआ, क्योंकि अ और उ मिल करके वो बनाएंगे। तो अगर हम बनाते हैं मनोरथ, मनो मनोरथ लिख देते हैं, मन धन रथ, क्या हो गया? मन धन रथ, मनोरथ हो जाएगा। अगर मन धन रथ यहाँ लिखते हैं, मन धन रथ लिखते हैं, तो इसमें से अ और उ नहीं आ रहे हैं,
इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा संध भी क्या होगा, मनोरथ मनोरथ। इसलिए इसमें आएगी विसर्ग संधि। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है एक आप। कनक लता में समास होगा, कनक लता में समास होगा, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि कर्मधारय में विशेषण और कर्मधारय होते हैं। यह क्या है, उपमान और उपमेय कर्मधारय। ये कौन सा है, उपमान और उपमेय कर्मधारय। उपमान और उपमेय कर्मधारय, उपमान और उपमेय कर्मधारय। आप क्या करेंगे, तो इसमें आपका विकल्प क्या होगा, कर्मधारय समास। बहुव्रीहि लिखा गया है। इसके बाद दिया गया है, क्वेश्चन है आपका, बल शब्द के साथ, आपको सीधे उपसर्ग नहीं, आप देखिए ना, क्वेश्चन को हमेशा आपसे जानने कि आप कितना जानते हो, कितना इस शब्द के हिंदी व्याकरण की जानकारी है। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा होगा। आपको अगर लिख दिया जाता कि आप प्रबल में उपसर्ग बताइए, तो बहुत आसानी से आप बता लेते कि प्र उपसर्ग है। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया, घुमा दिया गया कि बल शब्द के साथ सही उपसर्ग क्या होगा, प्रबल। क्या होगा, प्रबल। आगे देखते हैं, दिए गए वाक्य में से कुछ अव्यय ज्ञात कीजिए। अव्यय भी पढ़ाए जाते हैं, आप पढ़ते रहे होंगे। दिए गए वाक्य में से अव्यय ज्ञात कीजिए। चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे, अब इसमें से अव्यय क्या होगा। तो यहाँ लिखा गया है जुलूस, हाथी संज्ञा हो रहा है। यहाँ फिर दिया गया चलना क्रिया हो रही है, जुलूस भी क्या है, संज्ञा है। तो आपको दिया गया के आगे क्या होगा, के आगे क्या हो गया इस वाक्य में। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। लिंग न पूछ करके सीधे पूछ दिया कि आप क्या है, लिंग के बारे में क्या जानते हैं। पूरा लिंग ही यहीं से आपका कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखेंगे, डी, संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। आगे देखिए, प्रवाल किसका पर्यायवाची है। प्रवाल लिखा गया, प्रवाल शब्द का आप क्या बताइए, समानार्थी बताइए। तो आपका क्या होगा, डी। प्रवाल का क्या होगा, पर्यायवाची का क्या होगा, मूंगा। इसके बाद दिया गया विधि का सही विलोम, विधि का सही विलोम। तो विधि का क्या होगा, निषेध। विधि का क्या विलोम होगा, निषेध। इसके बाद दिया गया आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो उसके लिए सही विकल्प क्या। प्रश्न को थोड़ा सा माने से क्या आपके शब्द के तो दिया गया है क्षितिज, क्या होगा, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो क्या कहेंगे, क्षितिज। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। इतने व्याकरण की सारी चीज आपको क्लासेस आरंभ, आप अपना नामांकन आ सकते। और इस क्लास का क्या, क्लास में जो पढ़ाई जाएगी उसका आप सारी चीज और उसका पूरा लाभ, भरपूर उसका लाभ आप उठा सकते हैं।